वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। हम वेलकम कहते हैं। डॉक्टर लाइबा शेख हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर लाइबा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ठीक ठाक हूँ और वाकई आपको देख के लग रहा है कि एस्थेटिक से ही आपका ताल्लुक है या होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सो ये एस्थेटिक फिजिशियन बनने के बाद है या उससे पहले से ही है? मेरा ख्याल है पहले से ही है। पहले से ही। चलें, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि अगर एस्थेटिक फिजिशियन खुद प्रेजेंटेबल है तो लोगों को मेरे ख्याल में ज्यादा एतबार आ जाता है। बिल्कुल, कहते हैं अपने पे मेहनत हुई है तो अपने हो जाएगी। चाहे वो गॉड गिफ्टेड हो। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो डॉक्टर लाइबा, हम आजकल क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है और रमज़ान गुजरे हैं और फिर उसमें डिहाइड्रेशन और ये तमाम चीज़ें, आगे जाते जाते ना जून तक हमारी स्किन की हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? सी अगेन, हर शो में हर जगह मैं यही रिपीट करती हूँ, प्लीज़ यूज़ सन ब्लॉक्स। दिस इज़ द मेन थिंग योर स्किन नीड्स इज़ अ सन ब्लॉक। और ये हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। और बहुत सारे में स्पेशली मर्द हजरात हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। हाँ, मर्दों में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जबकि बाहर उनका जाना आना इतना ज़्यादा, बल्कि अब तो ख़वातीन भी ड्राइविंग करती हैं। तो अगर सन ब्लॉक लगा भी रहे हैं तो सिर्फ फेस की हद तक, ना वो गर्दन पे लगता है ना वो हाथों पे लगता है, जबकि ये भी हमारे जिस्म के हिस्से हैं और इन पे भी सन एक्सपोजर महंगा भी होता है, कम भी होता है। ये भी सही कह रही हैं। लेकिन अब मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोकल फार्मेसीज भी जो हैं, दे आर वर्किंग वेरी वेल कि वो इंटरनेशनल फार्मूलाज लाके यहाँ पे प्रोडक्शंस करें जो थोड़े अफोर्डेबल हो जाता है। तो आई थिंक ये प्लीज़ सन ब्लॉक का मेन यूजेज करें, इससे आपकी एजिंग भी प्रिवेंट होती है। मतलब अगर आप सन ब्लॉक के अगर फ़ायदे पता चल जाएं तो आई गेस वो लोग सिर्फ वही यूज़ करें और कुछ ना यूज़ करें। आप 2-3 ऐसे फ़ायदे बता दें जो आज ठा करके लगे। ठा करके एक तो सबसे बड़ी बात कि आप अगर सन ब्लॉक लगा रहे हैं, अगर मैं 2 लोगों को कंपेयर करूं जो रोज़ सन ब्लॉक लगाए और जो ना लगाए, तो उनको कम से कम एज में 10 साल का फ़र्क होता है। सीरियसली? यस। अरे आज आप देखें, आपको ये पता चल गया कि सन ब्लॉक लगाने से 10 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी, लग सकती है। बिल्कुल, उसका वो ये कि एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाता है, स्किन इज वेरी हेल्दी। और नंबर 2 पिगमेंटेशन और टैनिंग। और ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें जो है ना एक कॉम्प्लेक्स है कि गोरा होना है। अगर आप गोरा ना भी हो, अगर आप सिर्फ सन ब्लॉक लगाएं तो आपका ओरिजिनल कलर एटलीस्ट मेंटेन रहेगा। वो जो अनइवन स्किन टोन है या फिर वो एक प्रॉब्लम जो होती है ब्लेमिशेस की, वो नहीं होगी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगाते। तीसरी चीज़ ये कि वो एक सन प्रोटेक्शन जो है वो हमें स्किन कैंसर से भी बचा रहा होता है। बिकॉज सन ब्लॉक जो है, हम फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, कैमराज हैं, लाइट्स हैं, ये प्रॉपर फेस पे जो ये लाइट्स पड़ी हैं, हीट पड़ रही है, उससे भी ये प्रिवेंट करता है। कुकिंग औरतें करती हैं एंड इट्स गिविंग देम कि वो पोर्स खुल जाना, अजीब सी वो एक लुक आ जाती है। उसकी वजह से यू कैन यूज़ सन ब्लॉक फॉर दैट टू। उससे भी बहुत जो है वो स्किन प्रोटेक्ट रहती है। सो आई वुड रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ यूज़ अ सन ब्लॉक। प्लीज सन ब्लॉक यूज करें भाई। ये जो एजिंग वाली बात इन्होंने कही है ना, इसके आगे तो सारी चीजें जीरो हो गई हैं। तो अब अगर आपने एजिंग से बचना है तो फिर आपने यही करना है। ओके। और सन ब्लॉक के लिए हम लोग, आपने कहा जिस तरह बाहर निकलती हैं खवातीन, घर में भी चूल्हे के सामने आई थिंक रेकमेंड किया जाता है कि सन ब्लॉक यूज करें। उस वक्त तो वो मॉइस्चराइजर तक यूज नहीं करती। नहीं, सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द की इज़ कि आप आधा घंटा पहले यूज़ करें, घर से भी निकलने से पहले और कुकिंग के ऊपर जाने से पहले आप सेट पे आती हैं तो आधा घंटा पहले। अगर आप उसी वक्त लगा के आ रही हैं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। वो इट डजंट वर्क। ठीक है, तो आधे घंटे पहले लगा के आए। और वो कितनी देर काम करता है? 2 घंटे करता है। हमारे पास सब स्प्रे फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। आप बस स्प्रे करते हैं अपने मेकअप के ऊपर, ये मेकअप डजंट गो बैड और वो सन ब्लॉक अपना काम भी करता है। जो मर्द हैं वो गाड़ी में रख लें, स्प्रे कर लें, वो डजंट। तो डॉक्टर लाइबा, ये सन ब्लॉक में हम यूजुअली क्योंकि ओवर द काउंटर चीज़ें खरीदते हैं या किसी ने रेकमेंड कर दी, एक दूसरे से पता चल गया, वो करते हैं। सो सन ब्लॉक के इंग्रेडिएंट्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाजमी होनी चाहिए सो दैट आप जब पढ़ें तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाए? जो भी सन ब्लॉक है ना, प्लीज़ SPF 50 तक वो होना चाहिए। SPF 100 SPF 50 डज द सेम थिंग। अगर कोई कहे कि SPF 100 हम ले रहे हैं तो ये ज़्यादा काम कर रहा है, वो काम एक ही कर रहा है। 50 वाला ही कर रहा है भाई, 50 वाला ही कर रहा है। आप 50 वाला ही ले लें, वही बड़ी बात है प्लीज़। ठीक है। और UVA UVB प्रोटेक्शन दोनों अगर हों तो वो बेहतर है सन ब्लॉक में। एंड अगेन टिंटेड सन ब्लॉक्स भी आ गए हैं अब कि आप हल्का सा उस पे वो फाउंडेशन का टच होता है, आप वही लगा लें तो मेकअप करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी कन्वीनियंस आ गई है, प्लीज यूज कर लें। बड़ी लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यूज करें, तो प्लीज वो यूज करें। और इसमें आपने जो फवाइद बताए हैं, जाहिर है आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी, आपको बाकी प्रोसीजर्स की जरूरत जल्दी नहीं पड़ेगी। आप कुछ और ना करें, सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर लगा लें अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो बस ये 2 चीजें कर लें। अच्छा, और अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर तो बहुत कुछ है करने को।
सो वो जो करना है हमें उसकी, क्योंकि मैंने देखा है डॉक्टर लाइबा कि कुछ लोग, कुछ सेलिब्रिटीज या जिन लोगों को हम देखते रहते हैं, वो उस वक्त भी वो सब कुछ कर लेते हैं जब वो ज़रूरत नहीं होती, एंड देन यू सी देयर ओल्ड पिक्चर्स और फिर आप ये कहते हैं कि यार ये तो पहले ही सही थे, व्हाई, आई मीन व्हाई। सो ये प्री रेक्विजिट्स या आपके पास कौन से ऐसे साइंस हैं जो होने चाहिए सो दैट यू गो फॉर द प्रोसीजर्स? Okay, now it depends which procedures. If we're coming कि हम injectables की बात करें तो I would recommend कि injectables हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह बोटॉक्स की बात हम करें कि वो एज जिस तरह हम मेंशन कर रहे थे कि उसकी कोई एज नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक एज पे लगाना है। ऑब्वियसली टीनेजर्स में या लेट अर्ली 20s में तो हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते, बट कोलेजन जो है हमारा वो 25 साल के बाद नहीं बनता बॉडी में, तो आपकी लाइंस आना और ये सारी चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए जो कि हम वो भी नहीं लगाते। तो जब लाइंस आ जाती हैं तो फिर उसके लिए हम बोटॉक्स करते हैं। अब वो डिपेंड्स कि जब सेलिब्रिटीज़ करते हैं तो वो इतना ओवर बोटॉक्स हो जाता है कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाता है एट टाइम कि वो बिल्कुल रिजिड एक लुक आ जाती है और वो हंसना चाहें तो हंस नहीं सकते, रोना चाहें तो वो रो नहीं सकते। तो आई थिंक मिनिमल रखें, बाद में फिर करा लें, लेकिन वो एकदम ओवरडू कोई भी चीज़ ना करें। अब लिप फिलर्स की बात आ जाए। अच्छा, बोटॉक्स का वैसे फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि आपकी लाइंस शो नहीं होती हैं। आई थिंक कि वो आपकी लाइंस शो नहीं करते, उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई सही बंदा कर रहा है और सही जगह पे इंजेक्ट और सही अमाउंट लगा रहा है। ओवरडू किसी भी चीज़ का आई थिंक इज नॉट रिकमेंडेड। आई एम नॉट अ फैन ऑफ लिप फिलर्स, दो आई डू देम for patients. You are not a fan and I hate them. You hate them, yeah. I can't hate them because I do them. I'm so sorry. No, it's okay. But literally, I mean, जिस तरह से लोगों ने लिप फिलर्स कराए हुए हैं डॉक्टर लाइबा, वो डाइजेस्ट नहीं होता हमसे। हो पाता, वो बिल्कुल फेस की लुक ही चेंज हो जाती है। अगेन कुछ लोगों का नेचुरली ऐसा होता है कि अपर लिप थोड़ा साइज में छोटा होता है या लोअर लिप साइज में छोटा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर हम थोड़ा लगा दें तो उसमें आई डोंट माइंड। लेकिन वो जो एक डक फेस वाली लुक करना और वो बिल्कुल एक पाउटी लुक देना, वो आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ इट। तो वो एंड प्लस जो लोग अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहबा यूके से आई हैं, हम तो यूके यूएस इंस्पायर्ड रहते हैं बहुत, और हमें लगता है कि वहाँ का लोग नहीं करते। हाँ, ये बताएं पहले, वहाँ नहीं करते इतना। ये ज़्यादा यूएई और पाकिस्तान, इंडिया। क्यों वहाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर रियली हैप्पी विद व्हाट दे हैव। वहाँ पे किसी को कोई गोरा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, किसी को दे डोंट हैव टू लुक लाइक समवन, दे आर हैप्पी हाउ दे लुक। उनको किसी से वो ये नहीं कि मुझे इसके जैसे लगना है, या यू नो सोशल मीडिया को देख देख के। नो वंस इनटू दैट कॉम्प्लेक्स। अल्लाह का शुक्र है, दे वेरी हैप्पी हाउ दे आर। यहाँ पे इंजेक्टेबल का रुझान बहुत ज्यादा है, वहाँ पे इतना नहीं है। और लिप फिलर्स का तो वो जिस तरह पाउटी लिप्स है, वो क्या फैशन है यूके में, यूएस में, कहीं दुनिया के किसी हिस्से में? इज इट अ फैशन? No, pouty lips is not a fashion. I think plumpy lips you can say is a fashion. यहाँ पे it's a fashion of a pouty lip. कि अगर आप वो pouty lip करें तो you look modern or you look, you know, you have some specific look, but that's not the case. That's not the case. So I think, and then also जो fillers भी कर रहे हैं, a lot of doctors that I know are doing it. You're doing a very good job. I'm not saying that, but lip का एक volume होता है जितना आप उसमें inject कर सकते हैं. Lip की एक space होती है जितना आप उसमें डाल सकते हैं. लोग इतना overdo कर देते हैं कि वो lip का बैलेंस भी नहीं रहता। कुछ लोगों के मुंह सही से बंद नहीं होता क्योंकि इतना फिल हो जाता है। तो जितनी कुदरत ने, हालांकि हर किसी की लिप की शेप डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी में उतना ही डलेगा जितना दूसरे पेशेंट में आप डाल रहे हैं। Seriously. तो प्लीज वो असेस करें, जो भी जा रहा है करवाने के लिए वो भी अपने लिप के हिसाब से पुट अ मिनिमल एंड देन add on more if you want. कभी-कभी तो मैं सोचती हूँ डॉक्टर लाइबा कि हम लोग मेंटली कितना ज्यादा अपने आप को बर्डन्ड किए हुए हैं कि वो चीज़ें, क्योंकि वो लोग जेन्युइनली जो इतने ब्यूटीफुल पहले लग रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रोसीजर, क्योंकि वो पीयर प्रेशर है या व्हाट्सोएवर है, आपने वो अपने ऊपर करवा लिया और उसके बाद जो चेंज आया वो, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया के अक्सर सेलिब्रिटीज हैं, बाकी भी कुछ सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड से भी कभी कभी हमें खबरें मिल जाती हैं। तो ये लोग मेरे ख्याल में पहले एस्थेटिक से पहले इनको शायद नफ्सियाती जो है ना मसला वो हल करना पड़ेगा। ना कि इंसान अपने आप में खुश नहीं है और जो है वो उससे भी खुश नहीं है, उनको बेहतर से बेहतर चाहिए या कुछ और चाहिए जो किसी और के पास है। तो द बेस्ट थिंग इज कि अपनी स्किन में खुश रहें। और ये जो एक बना हुआ है कि इंस्टाग्राम फिल्टर्स ने अच्छाई भी की है, बुराई भी की है। बुराई ये की है कि पीपल वांट दैट व्हिच इज अनरियलिस्टिक। वो आपकी स्किन नहीं हो सकती जो एक फिल्टर पे है, हो ही नहीं सकती। हाँ, नहीं हो सकती, तो वो किसी की नहीं हो सकती। गोरे हैं आपके साथ वहाँ यूके में, उनकी वैसी स्किन नहीं, उनकी तो फिल्टर वाली हैं बहुत, उनकी पिगमेंटेशंस हैं, फ्रेकल्स हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में तो हमारे पास मेलेनिन है जो हम खुद ख़त्म करते हैं। वहाँ हर तीसरे बंदे को स्किन कैंसर है जिससे हम डील कर रहे होते हैं।
सो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वो प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे जो है ना वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स हैं? मैं इस वजह से भी पूछना चाहती हूँ, सो दैट लोगों को वो पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड हाउ आर वी ब्लेस्ड। वी आर ब्लेस्ड विद द मेलेनिन एंड वी हैव अ वेरी गुड हेयर। हमारी जो बालों की जेनेटिक्स हैं, हमारी एशियन स्किन्स की, वो बहुत अच्छी हैं। हमारे पास जो बालों की नेमत है वो उनके पास नहीं है। दे हैव वेरी थिन फ्रेजाइल ब्रिटल हेयर। और हमारे पास गंजा नहीं कराते ना डॉक्टर लाइबा, ये बात है। वो जो माएँ बचपन में शेव उल्टे फेरती थी वो नहीं किया, वो नहीं किया। तो हमारी एक ये बड़ी हमारी जेनेटिक्स में है। दूसरा, हमारे पास जो कलर है वो एक नेमत है जो ये लोग समझते नहीं है हमारे कि हमने गोरा होना है। लोगों के रिश्ते नहीं होते क्योंकि वो गोरे नहीं हैं। लोगों को आई मीन जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि वो गोरे नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाई। जबकि वहाँ लोग टैन हो रहे होते हैं ज़बरदस्ती के, वो टैनिंग सॉल्यूशंस लगा के बीचेस पे बैठ के वो अपने स्किन को खुद टैन कर रहे होते हैं टू गेट दिस मेलेनिन दैट वी हैव। अच्छा, ये टैनिंग इसलिए होती है भाई कि उनको मेलेनिन चाहिए होता है। हम जो कहते हैं ना वो सन बाथ लेते हैं, उनको कलर अपना डन करना है। हाँ, कलर के लिए भी लेते हैं, बट दिस इज वन फैक्ट कि दे आर प्रोटेक्टेड। उनकी काफी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स जो है वो सन से ठीक होती हैं। ओके, बिकॉज़ दे डोंट हैव दैट। So that kind of white complexion that we desire, it comes with the diseases. It comes with a lot of problems. If हम ये जो गोरा होने के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, मैं आई एम नॉट सेइंग ये बुरे हैं, बट इनका भी एक्सेस लगा देंगे तो मेलेनिन खत्म हो जाएगा। जब मेलेनिन खत्म होगा तो यू आर वेरी प्रोन टू सन डैमेज। आपकी स्किन लाल हो जाती है, एकदम हल्की सी भी लाइट लगे, स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी एंड यू आर वेरी प्रोन टू स्किन कैंसर्स। एंड दिस मेलेनिन इज द रीजन कि आपकी स्किन टाइट भी रहती है। You know age very slow. तो मेलेनिन को बेहतर करने के लिए, सिंस हमारे पास तो वो है, लेकिन हम उसे अगर बेहतर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे खराब कर रहे हैं? यू मेंशन्ड इट एट द बिगिनिंग कि हम खुद उसे खराब करें। तो कैसे खराब करें? देखिए, मेलेनिन की ओवर प्रोडक्शन होती है वो भी सन से ही। अच्छा। तभी तो वो सन में जाके वो लेते हैं। तो हम जब ओवरली उसको यूज करते हैं वो ये होता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो जब हम सन में जाते हैं तो वो ओवर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को पिगमेंटेशन इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। जी। तो वो उनकी साइड्स पे, नोज के एरिया पे, चिन पे, जिसको मलाजमा भी बोलते हैं, विच इज़ द हार्डेस्ट टू ट्रीट। बहुत मुश्किल से वो ट्रीट होता है। तो आई रिकमेंड कि आप प्लीज़ प्रोडक्ट्स पहले से ही ऐसे यूज़ करें कि आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं अगर आपकी टेंडेंसी है टू प्रोड्यूस मोर मेलेनिन। सो वी कैन प्रोटेक्ट दैट। मतलब हम आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स रिकमेंड कर सकते हैं, डू दोज, ताकि आप उस पिगमेंटेशन के प्रोसेस में ना आए। बाकी बॉडी में ऑलरेडी मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा है, व्हिच इज इनफ। अच्छा, जब हम धूप में जाते हैं, मेलेनिन प्रोड्यूस जो होता है, इसका एक्सपोजर, धूप का एक्सपोजर आपकी स्किन से ही होना चाहिए या सर पर या और भी जो हो रहा है वो भी मेलेनिन होगा? नहीं, सिर्फ स्किन से। सिर्फ स्किन और बालों में भी जो हमारा कलर है, वो ब्लैक जो कलर है, वो भी मेलेनिन की वजह से। ओके। वैसे कुछ लोगों का रंग बहुत उस तरह से गोरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ग्लास स्किन लग रही होती है, इतनी अच्छी शाइनी और सब, यू नो। और इवन जो डल कॉम्प्लेक्शंस हम कहते हैं, जो वीटिश से भी और ज्यादा वो है, लेकिन इतनी अच्छी स्किन होती है एंड दे लुक ग्रेट। या बट दे आर नॉट हैप्पी इन दैट। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो कंटेंट हैं, लेकिन अदरवाइज कंटेंटमेंट का भी तो इशू है ना कि अगर थोड़ा सा और हो गया तो फिर थोड़ा और हो जाए, फिर थोड़ा और हो जाए। यही। सो आपके पास वेट लॉस के लिए भी लोग आते हैं? हमारे पास वेट लॉस के लिए भी आते हैं। वी हैव ट्रीटमेंट्स फॉर दोज, बट आई रिकमेंड इफ यू कैन एक्चुअली डू अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, दैट इज ऑलवेज बेटर इन अ नेचुरल वे। व्हाट वी हैव इज मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहिबा, आप हर चीज में लोगों को कह रही हैं कि डॉक्टर के पास ना जाओ, प्रोसीजर ना कराओ। हाँ, मतलब अपना काम ही खत्म कर दिया है, डॉक्टर के पास ना जाओ, ये ना करो, घर में ये खा लो, ये कर लो, खुद ही कैलोरी कम करके अपना वजन कम कर लो। तो एक बार So what do you do over there when you know go to what I prefer is कि अगर आप naturally कर लें तो वो बेहतर है। देखें, जो भी चीजें artificial है वो artificial ही है। आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप यही कहती हैं? मैं भगा देती हूँ, वो यही कहते हैं हम आपके पास आए हैं क्यों, मतलब why are you doing this? But the thing is, if you can do it yourself, why take an artificial? घर वाले कहते नहीं जाती क्यों हो, फिर मैं क्या जा रही हूँ, Zoom पे कर लो ये वाले सेशंस। नहीं, they're happy है कि बस ठीक है, you know, as long as I'm giving। लेकिन जहाँ लालच आ जाती है ना, वहाँ फिर आप चीजें हर चीज में कह सकती हैं 10,000 ट्रीटमेंट्स करा लें। कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप कहती हैं कि ओके फाइन, डू दिस, लेजर हेयर रिमूवल? Oh, yes, yeah, I say that to everyone क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड वो हर कोई कराए बिकॉज आई थिंक वो जरूरी है। लेजर हेयर रिमूवल एंड स्किन रेजिमेन अगर आप घर पे खुद, अगेन वही वाली बात, घर पे खुद करने बेहतर तो वो बेहतर है, पास नहीं जाए घर पे खुद या फिर घर पे भेज देंगी, which is very very sweet of her actually.
खैर जी। एंड और हमारी जिस तरह मॉइस्चराइजर आई मेंशनड, सीरम्स हो गए आई मेंशनड, बट द रीज़न आई वुड से मेरे पास क्यों आए, क्या यूज़ करना है, किस टाइम यूज़ करना है और किस स्किन पे यूज़ करना है, ये मुझसे पता कर लें आप। बाकी अब चीज़ें घर पे करें कि आप उस नौबत तक ही ना आए कि आपको प्रोसीजर्स की ज़रूरत हो। अब जिन लोगों को पिगमेंटेशन होती है, अच्छा मैं इसमें लेकिन हेयर रिमूवल के हवाले से एक सवाल करना चाहूँगी। अब सोशल मीडिया पे मैंने वो लेज़र की मशीन्स देखी हैं बहुत सारी, जो आप खुद मंगवा लें, और कई मेरे दोस्तों ने और जानने वालों ने खुद मंगवाए हैं दुबई से और इधर उधर से, और वो घर में खुद ही उसके शॉर्ट्स लगाते रहते हैं। डू यू थिंक इट्स सेफ एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल? See, those machines are safe, but they do not give you the results that you want to have. The reason being is कि बॉडी पे या वो फेस पे उसमें कुछ शॉट्स होते हैं, महदूद शॉट्स होते हैं, बट जो हमारे पास प्रोफेशनल मशीन्स होती हैं उनमें वी हैव अनलिमिटेड शॉट्स टू डू सो, तो वो एक हद तक काम करता है, उसके बाद दे डोंट। सो इफ समवन हैज जिनकी हेयर ज़्यादा है, दे कांट, उनके लिए वो चीज़ नहीं। किसी की बहुत रुआं बाल जिसको हम बोलें वो है फेस पे, वो कर लें, हाथों पे है वो कर सकते हैं, बट समवन विद एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इट्स नॉट, वो नहीं। और इसके कोई नुकसान भी है, क्योंकि लोग फेस पे भी कर रहे होते हैं, आईब्रोज के पास कर रहे होते हैं। दे कैन डू इट, बट अगेन फ्रॉम द राइट पर्सन, कि कहीं बर्न ना हो जाए। नहीं, खुद कर रहे होते हैं घर में, तो वो वाली कर सकते हैं, बिकॉज उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है। बट जो मशीन्स हमारे पास क्लिनिक्स में हैं उनमें अगर इफ यू डू इट फ्रॉम द राइट पर्सन, बिकॉज दे कैन कॉज यू अ बर्न। और किस स्किन टाइप पे कितनी सेटिंग रखनी है ये एक लेजर थेरेपिस्ट को ही पता होता है, या एस्थेटिक फिजिशियन को। सो प्लीज उनसे आप मेरे लिए आ जाएं, मेरे पास आ जाएं, उसके लिए आप इनके पास जाएं मेरे पास। फाइनली मुझे पता लगा कि आपके पास क्यों आ सकते हैं। पिगमेंटेशन के लिए भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज़ जो स्किन के इश्यूज हैं दीगर, या बिकॉज़ इट्स द हार्डेस्ट टू ट्रीट, एंड उसके लिए वी हैव लेजर्स, वी हैव मल्टीपल ट्रीटमेंट्स टू डू सो। स्किन टाइटनिंग के लिए आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, वो आप घर पे नहीं कर सकते। स्किन टाइटनिंग कैसे करते हैं? बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं। हम कोलेजन इनटेक भी कराते हैं। कोलेजन आजकल जिसका आई एम अ वेरी बिग फ़ैन, जो आजकल बन गया है, कोलेजन हम इंजेक्ट करते हैं। एंड पहले जो था पहले भी, बट आजकल बहुत रिफाइंड फार्मूलाज में आ गए कि दे डोंट गिव यू अ फिलर काइंड ऑफ अ लुक, जो हम इंजेक्ट कर देते हैं, एंड दे लास्ट फॉर अबाउट 2 years। उससे क्या होता है कि आपके स्किन का टेक्सचर, स्किन की लुक, एंड ऑल्सो स्किन लेयर्स, यू नो, दे गेट better and better, and you don't age that fast. उससे थोड़ा process slow. तो ये क्या है? collagen injections हैं. Okay. You can intake them as well, but I prefer injecting them. अच्छा, collagen के ये काफी drinks भी हैं, और collagen की tablets भी हैं, powders भी हैं, और ये कितनी फायदेमंद है? और क्या मोरिंगा का भी ताल्लुक इनसे है किसी तरह? No. I'm not really sure about that, but collagen itself I think is very good for skin and hair and nails. और अगर आप वैसे भी लें तो आपकी मसल, और ये जो sea collagen होता है, that's better. I prefer marine collagen. I prefer marine collagen. Yeah, मैं patients को वही recommend करती हूँ। एक तो it's halal, जो अगर बाहर से भी आता है, and second thing, I think it works more better because of the protein in it. So I prefer collagen, marine collagen. अच्छा, सही है भाई। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग ताकत की दवाइयाँ इस तरह से, ये जो एस्थेटिक मेडिसिन्स हैं, ये शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आना पड़ेगा ना फिर मेरे लिए। देखा, अब इन्होंने बताया अब आना पड़ेगा, अब आना पड़ेगा। सो फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन आपको डॉक्टर लाइबा से मुलाकात करनी होगी। एंड आई थिंक कि यहाँ पर हम अपने सेगमेंट को क्लोज करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाइबा आपका। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें आपसे हमने कर ली हैं, बहुत सी चीज़ें अपने लोगों तक पहुंचा दी हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छी बात यह है कि आप फॉरेन प्रोसीजर की तरफ नहीं लेकर जा रही हैं लोगों को, और उनको मौका दे रही हैं कि वो अपने अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप करें कि खुद ब खुद रिजुविनेशन हो सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड आप वापस चली जाएंगी शायद? मैं वापस चली जाऊंगी, फिर वापस आऊंगी। हाँ, फिर वापस आएंगी तो फिर मुलाकात करेंगे। जरूर जरूर। सो एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारा टॉपिक तो वैसे हमने ये सोचा था कि जितनी चीज़ें आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, ड्रामों में ख़ास तौर पे
अच्छा, पहले पीटीवी के दौर में कहा जाता था कि लोग ड्रामा देखते थे और अगर उसमें कोई नेगेटिव रोल होता था और वो शख्स बाद में किसी को मिल जाता था, वो एक्टर, तो लोग उससे वैसी ही फीलिंग रखते थे, उसे बुरा भला भी कह देते थे। वक्त गुजरता गया, लोगों को मालूम पड़ता गया कि भाई ये तो सिर्फ ड्रामा है। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि ड्रामे का असर और रसूख काफ़ी होता है। लोग एक दूसरे को मिसाल भी दे रहे होते हैं कि देखो फलां ड्रामे में भी इस तरह होता है। तो यानी वो ये समझ रहे होते हैं, या कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात ज़रूर है कि ड्रामे में भी जो दिखाया जा रहा है उसका ताल्लुक हमारी हकीकी ज़िंदगी से, या ड्रामे में जो कुछ हो रहा है उसे हकीकी ज़िंदगी में कॉपी किया जा सकता है। सो हम इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन गेस्ट हमारे क्योंकि बड़े वर्सटाइल हैं तो उनसे और भी बड़ी सारी गपशप हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप उन्हें बेतहाशा ड्रामों में देखते रहे हैं और इंशाल्लाह देखते रहेंगे। सबिया हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। और सबिया साहिबा ने टीचिंग भी की, एजुकेशन के प्रोफेशन से भी वाबस्ता रही हैं और हाउस वाइफ भी रही हैं। पहले हाउस वाइफ, फिर टीचर एंड देन एक्टर। ये वाली चीज़ ना मुझे खुद ये तो सवाल बनता है, मैं वापस आपकी तरफ आके ज़रूर इस बारे में पूछूंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी आवाज़ भी खूबसूरत है, ख़ुद भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, क्योंकि आवाज़ हम रेडियो पे सुनते रहे, होस्टिंग भी ये करती रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं। हमारे साथ फ़ायज़ा कुरैशी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फ़ायज़ा? ठीक ठाक हैं। बहुत खुशी हुई आपको देख के, आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हाँ, बड़े दिनों से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी, वरना तो हम काफ़ी सालों से हाय हेलो करते रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, टॉपिक के बारे में बात करने से पहले कुछ आप लोगों के बारे में बात करूंगी ना। तो जैसे मैंने आपके बारे में बताया, ये इसलिए भी बताया या इस पे जोर दिया कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं बच्चों की वजह से अपना प्रोफेशन छोड़ देती हैं, वो समझती हैं दिस इज़ इट, शायद मुझे ज़िंदगी में अब मौका ही नहीं मिलेगा ना कुछ करने का। मगर आपने जिस तरह किया, उसके पेशे नज़र क्या बताना चाहेंगी उनको? मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं उस वक्त उनको माँ की बड़ी ज़रूरत होती है जी। और मैंने वो वक्त पूरा बच्चों को दिया भरपूर। उसके बाद जब बच्चे ज़रा से बड़े हुए तो बच्चों के साथ जाना और बच्चों के साथ आना टीचिंग में। हाँ। तो मुझे ये आसानी रही कि साथ ही मैं ही छोड़ती थी बच्चों को, मैं ही लेती थी। तो ये कि वो बच्चों के साथ जाना और आना, बच्चों को मिल जाता था क्वालिटी टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, मुझे तकरीबन इस फील्ड में 18-19 साल हो गए। तो जब अपनी ज़िंदगी में आ गए, बड़े हो गए, उनको मेरी इतनी ज़रूरत नहीं रही। जहाँ तक मैं तरबियत कर सकती थी बच्चों की, वहाँ तक मैंने की। फिर उसके बाद बच्चे जब खुद समझने लगे अच्छा बुरा अपना, तो फिर मेरे पास 2 साल से ऑफर्स थी अच्छा टीवी की, लेकिन मैं इग्नोर करती रही। फिर मेरे बच्चों ने ही मुझे कहा अच्छा कि हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास मतलब काम का भी कोई मसला नहीं है, तो आप बेशक जाइए। तो फिर मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। पहले कमर्शियल्स किए और 2-3 साल सिर्फ कमर्शियल्स किए। फिर उसके बाद ड्रामा कमर्शियल में मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि वो लोग समझते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आप तो प्रोफेशन की तरफ आ गई, फेमस हो गई, प्रोफेशनल हो गई। बिल्कुल, बहुत करम है। तो ये अदर वे राउंड भी हो सकता है अगर इंसान चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं तो बड़ी खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि इस उम्र में एक्टिव रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, काम करने से इस एज में भी ये फील नहीं होता कि मैं बीमार हूँ या बूढ़ी हो गई हूँ, ये दर्द है, वो दर्द है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी बुरी बातों से भी बच जाते हैं। घर में रहें तो मिलने वाले, इधर की बात उधर की बात, फोन है तो सारे जमाने की बातें, तो इन सब चीजों से भी मसरूफियत रहती है, अपडेटेड भी रहते हैं और एज ग्रेसफुल एज यू आर इस तरह रह सकते हैं। जी फायजा को तो आपको देख के लगेगा कि अभी 6 महीने हुए काम करते हुए, पता नहीं ये मतलब इनकी तो कोई माशाल्लाह ही कहना चाहिए, कुछ पता ही नहीं चलता फायजा कितना टाइम हो गया है। हाँ नुसरत, नहीं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। डबिंग फील्ड की बात करूँ तो मुझे 10 साल तो हो गए डबिंग और वॉइस ओवर्स करते हुए। और रेडियो करते हुए? रेडियो भी 5 साल हो गए। अच्छा, लेकिन 10 साल पहले आप भी करियर में आई। मेरे ख्याल में आपका भी यही था कि पहले बच्चों को, फैमिली को टाइम दिया। नुसरत, मेरा तो सही अगर मैं बताऊं तो मेरा इरादा ही नहीं था इस तरफ आने का। वो बड़ा एक इंसिडेंट समझ लें आप, एक्सीडेंटली समझ लें कि मैं इस तरफ आ गई और ऐसे ही बस ऑडिशन देने चली गई किसी के कहने पर, और वो अप्रूव हो गया और फिर इस तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन बिल्कुल जैसे सबिया साहिबा ने कहा कि बड़ी ज़रूरत होती है जब बच्चे छोटे होते हैं, घर को आपकी बहुत ज़रूरत होती है, तो बस सब सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक की हमने बात की
कितना हकीकत से करीब है हमारे ड्रामे? पहले तो ये बताएं, क्या हकीकत से करीब है जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं? अभी भी अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि काम अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन हम जब छोटे थे नुसरत, आपको याद होगा कि हम जब फातिमा सुरैया भजिया के ड्रामे देखते थे और उसमें जब हर रिश्ते को हमें बताया जाता था, कहलवाया जाता था कि ये चची जान है, ये फुप्पी बेगम है, तो बड़ा एक हर फैमिली का एक एहसास होता था, वैल्यूज़ पता चलती थी हमें कि हमारे रिश्ते हैं। अच्छा, रिलेट भी करते थे उस वक्त, ऐसा माहौल भी था, घरों का माहौल भी ऐसे ही था। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छी बातें, मतलब मीडिया का मकसद या ड्रामों का मकसद बेसिकली ये होता था कि अच्छी चीज़ कन्वे हो लोगों तक, अच्छी चीज़ जाए, जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है वो अच्छी बात करे, अच्छी चीज़ समझे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं और बाज़ दफ़ा गलत मैसेजेस भी कन्वे हो रहे होते हैं। काम करने वाले तो देखिए काम करते हैं, उन्हें काम करना है तो काम हो रहा होता है, लेकिन कंटेंट की अगर मैं बात करूं, अगर हम उसी पीटीवी वाले दौर में जाएं और देखें तो वो ड्रामे जो हम देखते थे वहाँ से कुछ ना कुछ हम हासिल कर रहे होते थे। लेकिन वक्त के साथ वो डिसीजन मेकर्स भी चेंज हो गए ना। हाँ। पहले तो अगर फातिमा सुरैया भजिया थी या हसीना मोइन साहिबा थी तो वो लोग तो ये बताते हैं कि भाई हम कॉलेज में जाके खुद सॉर्ट करते थे या हम खुद आर्टिस्ट बताते थे कि इस कैरेक्टर में मुझे ये चाहिए। बिल्कुल। अब तो वो दौर नहीं रहा, अब तो मार्केटिंग और सेल्स और प्रमोशंस और जो बिकेगा क्या, कंपटीशन, ये एक अलग चीजें हो गई हैं। आपको एक्ट करते वक्त ऐसा लगता है कुछ चीजों में कि भाई ये तो बिल्कुल जमाने से अलग है ये बात? बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा। कभी कभी लगता है कि हम लोग अक्सर ये भी करते हैं कि उसको चेंज भी कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे लफ्ज़ भी बहुत अगर करप्ट हैं तो उसको भी चेंज करना पड़ता है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हम अपने घरों को क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम बदल भी देते हैं कभी कभी डायरेक्टर की हेल्प से। हाँ, कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है तो उसको चेंज करना। अच्छा, सबसे ज्यादा असर लेने वाली मेरे ख्याल में सास बहू के रिश्ते होते हैं और वो चलते भी बड़े हैं। अच्छा। ऐसे ड्रामे जहाँ पर सास बहू का कुछ वो नोक झोंक चल रही है या कोई रिश्ते में कोई खास ऐसी बात है, वो बड़े चल रहे होते हैं। अच्छा, मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स मिले हैं, तो मुझे शक्ल से पॉजिटिव लग रही है ना। बिल्कुल। मैं यही कह रही हूँ कि बहुत शुक्र है उसका कि मुझे जब बाहर भी लोग मिलते हैं तो उतना ही प्यार देते हैं। और सबसे बड़ी बात, बल्कि अभी चल ही रहा है मेरा एक सीरियल, उसमें मैं अपने भतीजे के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। तो यकीन करें नुसरत के मेरे पास लड़कियां तस्वीरें तक भेज रही हैं, हालांकि वो ड्रामा है। तस्वीरें सीरियसली भेज रही हैं कि पुप्पो हमें देख लीजिए। तो इतनी हकीकत से करीब बाज वक्त हो जाते हैं कुछ रिश्ते कि सैकड़ों आई, कितनों को मैंने ब्लॉक किया कि मैं कहाँ तक देखूं, और बाकायदा कॉल भी करती हैं किसी वक्त उस पे। अच्छा, लेकिन इसमें अच्छी बात एक ये भी है कि फुप्पो को जो है ना बड़ा खौफनाक बनाया जाता है। नहीं, फुप्पो के रिश्ते को जैसे सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली बड़ा फुप्पो कहा जाता है, लेकिन ये कि ये वाली जो फुप्पो है तो हिट हो गई। बस अल्लाह का शुक्र है। मैं शुक्र ही अदा करती हूँ कि जितने प्यारे कैरेक्टर्स होते हैं उतना ही प्यार मिलता है बाहर। लेकिन बात यही है, यानी इससे साबित ये हुआ कि आज भी हमारे लोगों पे इस तरह का नफ्सियाती असर होता है। इतना पावर है आपकी परफॉर्मेंस का और आपकी स्क्रीन का कि लोग अभी भी नुसरत लोगों को मैंने देखा है, मतलब रात में काम करके आ रहे हैं, जॉब करके आ रहे हैं, कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो लोग बाकायदा, अब तो फ़ोन बहुत आसान हो गया है ना देखना, तो फ़ौरन लगाया और देखा, एक EP भी मिस नहीं होने देते और देखते हैं, तो असर बहुत हो रहा है। ऐसा नहीं असर नहीं हो रहा, लेकिन बस ये कि पहले बहुत पॉजिटिविटी थी और अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। अच्छा, नेगेटिविटी भी मुझे लगता है कभी कभी फायजा बतानी भी पड़ जाती है। कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो हैं लेकिन हम जो है उसके बारे में शायद जिक्र नहीं करते या मुनासिब नहीं समझते, वो बताई जाती हैं। लेकिन हाँ, मुझे कभी कभी इस बात पे एतराज़ होता है जो हम बहुत लेविश जिंदगी दिखाते हैं। कभी कभी हम बहुत लेविश जिंदगी दिखाते हैं या कभी कभी हम हीरो को ऐसा दिखाते हैं जो मार धाड़ जिसका शेवा है और जो बिल्कुल पढ़ाई में नहीं है, जो बिल्कुल अजीब है, और उसको हम दिखाते हैं कि हीरो है और बाद में हीरोइन भी उससे ओके हो जाती है। पहले वो नेगेटिव होता है। ये चीज जो है ना, ये मुझे बड़ी ये गलत है। हाँ, ये गलत है, इसलिए कि वही वाली बात आपकी कि
बाज़ मैसेज ऐसे होते हैं कि जो गलत रास्ता भी दिखा रहे हैं। अब जैसे घर में काम करने वालियां हैं, उनके साथ भी शादियां हो रही हैं या इस तरह ये चीज़ें बड़ी अजीब सी होती हैं, लेकिन ये मतलब हकीकत से थोड़ी दूर होती हैं। और एक और नामुनासिब चीज़ है कि किसी के साथ भी अफेयर हो गया, एग्जैक्टली वो रिश्ते जो बहनों जैसा रिश्ता भी जिनके होते हैं उनके साथ भी हो जाता है। मैंने ऐसे 2-3 सीरियल किए हैं और मुझे सुनने को भी मिला कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और हकीकत है कि नहीं होना चाहिए, और फिर वो साथ बैठ के देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें कभी आप लोगों ने, वैसे जाहिर है आपका तो अपना कैरेक्टर है, लेकिन कभी फिर भी अपना आप लोगों ने इजहार किया डायरेक्टर को? बिल्कुल किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने तो नुसरत अभी रिसेंटली ड्रामों में मैं आई हूँ, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं था एक्सपीरियंस, और अब हो रहा है तो मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ और मेरे ऊपर जो है वो बिल्कुल लेकिन फिर सबने मुझे समझाया कि नहीं देखो यही होता है और इस तरह, लेकिन अब मैं सेट हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये जो आप बात कर रहे थे ना रिश्तों की, तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे भी कुछ ड्रामों में भाभी और इस तरह का दिखाया गया, तो मतलब हमें क्या बताया गया शुरू से कि जी भाभी हैं तो उनकी बड़ी इज्जत करनी है ना, और भाभी जो है वो माँ की जगह है, और फिर हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे साली है तो वो बिल्कुल छोटी बहनों की तरह होती है। तो ऐसे तो मैंने 2-3 किए हैं और वाकई शर्मिंदगी, या देवर है या और भाई की तरह होता है, बिल्कुल, या सौतेला भी रिश्ता है, सौतेले वालिद हैं या कुछ है, वो मतलब बड़ा गलत कुछ चीजें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर के बाद ये बताओ कि ऐसा होता है कि आप वेंट कर देते हैं, सारी अपनी भड़ास निकाल के वहां पर आते हैं तो खुद कूल होते हैं, या ऐसा हो जाता है कि वो नेगेटिविटी लगता है कि अभी मेरे साथ ही घर में एंटर हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल, क्योंकि जितना आप मुझे जानती हो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा, बल्कि शुरू में लोग बड़ा हैरान थे कि ये क्या हुआ, लेकिन एक्टिंग इसी का ही नाम है। ब्रेक आ गया है। जी उठा पाकिस्तान में हमारी दोनों इंटरेस्टिंग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ सबिहा हाशमी साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ फ़ायज़ा कुरैशी साहिबा मौजूद हैं, और हम आजकल के ड्रामों के बारे में भी बात कर रहे हैं, इनके अपने बारे में भी बात कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मेरे जहन में आई, क्योंकि ऐसे केसेस भी आए हैं, ज़ाहिर है हम न्यूज़ चैनल हैं और हम वो न्यूज़ देते भी हैं, तो लड़कियों पे मुझे लगता है ख़ास तौर पे वो लड़कियां, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पढ़ाई की शरह वो नहीं है, हर लड़की को प्रोफेशनली या उस तरह से एक्टिवेट नहीं किया गया, और जब उसके पास कुछ भी नहीं होता और वो घर में होती है और सिर्फ टीवी देख रही होती है, तो वो उन्हीं चीज़ों में ज़ाहिर उसी को सीखती है और उसी चीज़ को हकीकत जानती है। ऐसे कितने ही केसेस आए हैं कि इस लाइफ को जो टीवी में दिखाई जा रही है, कभी कभी फैंटेसाइज इस हद तक किया जाता है कि बच्चियां डिप्रेशन में भी आ जाती हैं, जान लेने की कोशिश भी करती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग क्या बताना चाहेंगे उनको, कुछ लड़कियों को कहना चाहेंगे? नुसरत, अब तो जितनी बात ख़राब हो चुकी है ना, उसी तरह से काउंसलिंग भी हो रही है, लोग बता भी रहे हैं। हमारे बड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे मैं रेडियो प्रोग्राम करती थी, बहुत सारे इस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स आते थे जो चीज़ों को बता रहे होते थे, और वाकई ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बच्चों के साथ सबसे अहम रोल जो है, आप एक माँ हैं, आपको आप बेहतर तौर पे ये बात जानती हैं कि उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता बहुत ज़रूरी हो गया है रखना, और वहीं से सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। वो ज़माने गए जब एक खौफ होता था ना कि अब्बा आएंगे तो बस ये वाला, हमने बाहर नहीं जाना, अब हमने ये नहीं करना, वो वाला टाइम आई थिंक अब चला गया है। अब बच्चों के साथ आपको दोस्ती रखनी है। और पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे फादर, मैं डाइजेस्ट पढ़ती थी तो मुझे पढ़ने नहीं देते थे, मुझे मना करते थे कि तुम डाइजेस्ट नहीं पढ़ो ना। तो ये बिल्कुल सच बात है कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम देख रहे हैं वो हमारे जहनों में बैठता है, हम उसी फैंटेसी में रहना शुरू कर देते हैं। हम वही देख रहे होते हैं जी शहजादा आ रहा है घोड़े पे और लेके जाएगा, वो शहजादे का कोई तस्वुर ही नहीं है।
तो ये हमारे जहन में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो मुझे कहते थे नहीं डाइजेस्ट नहीं पढ़ो, मैं छुप छुप के रात में पढ़ रही होती थी। तो वही चीज़ अब हम मीडिया में जो देख रहे हैं वो बिल्कुल हमारे जहनों पे असर करता है। लेकिन और बच्चियों के, मैं लड़कियों की बात करूँ तो जहनों में उनके कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इससे सबसे बेहतर तरीका यही है कि दोस्त बनाएं अपने बच्चों को, ताकि वो हर बात आपसे अच्छा सबिया साहिबा, मैं इसमें मैं चाहती हूँ कि आप तो पेरेंट्स को मुखातिब करें, क्योंकि बहुत से केसेस CPLC में भी हमारी नज़र से गुजरते हैं। और वैसे भी मेरा अपना तज्जिया है, मुझे लगता है कि क्योंकि हमने उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया है, ना हम उसे तालीम दे रहे हैं, ना हम उसे ये कह रहे हैं कि तुम कुछ बन सकती हो, हम सिर्फ उसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी गोल रोटी आनी चाहिए तुम्हें, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने उसको इस बॉक्स में बंद कर दिया है कि सिर्फ गोल रोटी आनी चाहिए, यूं खाना बनाना आना चाहिए, यूं करना है, और ये तो घर इसका नहीं है, ये तो दूसरे घर जाना है और ये करना है। तो इसके बाद उनके पास ले दे के यही बचता है कि वो जो उनको नज़र आ रहा है उस फैंटेसी को अपनी हकीकत समझे। तो माँ बाप को इसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल सोच बदलनी चाहिए। जिस तरह फ़ायज़ा ने बताया कि डाइजेस्ट पढ़ने नहीं दिया करते थे, तो आप तो बड़े नए दौर की लगती हैं। ये तो हमारे ज़माने में होता था। हम लोगों ने तो हर तरह की आज़ादी दी बच्चों को, इस सूरत में कि हम हर वक्त बच्चों के साथ हैं। कभी जब मेरे बच्चे छोटे थे तो कंप्यूटर उस ज़माने में नया आया था, तो जो चीज़ भी नहीं आती है, अच्छी बुरी बातें दोनों उससे वाबस्ता की जाती हैं। तो ज़ाहिर है हमारे जहनों में भी यही था कि पता नहीं सब अच्छा है कि नहीं है, बुरा भी हो सकता है। तो जैसे मेरे बड़े बेटे ने CA किया हुआ है, तो उसको कंप्यूटर की ज़रूरत रहती थी, तो वो पढ़ रहा है, उसमें पढ़ाई भी बहुत होती थी। तो मैं 2, ढाई, 3 बजे रात तक उसको ये महसूस नहीं होने देती थी कि मैं बेखबर सो रही हूँ, कि कभी चक्कर लगा रही हूँ, कभी उसके पीछे लेट के उसके बेड पे पढ़ रही हूँ। लेकिन दोस्ती का रिश्ता मैंने इस तरह रखा है कि छुट्टियों में हम मियाँ बीवी दोनों अपने बच्चों के साथ पूरी पूरी रात खेलते थे, कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, लूडो भी खेल रहे हैं। तो बिल्कुल इतने करीब हो गए कि वो अपनी गलत बातें भी जो मतलब दोस्तों में जो होती हैं हो सकती थी, वो भी हमसे शेयर करने लगे। राइट। तो उससे ये होता था कि हम उनको वहीं पर बता दिया करते थे कि ये गलत है और ये सही है, और ये एक हद तक होता है। उसके बाद बच्चे खुद समझ जाते हैं और समझ जाते हैं। लड़कियों के लिए स्पेशली आपसे, लड़कियों के वालिदैन को भी क्या आप कहना चाहेंगी? अच्छा, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कि हमारे घर में अगर हैं तो हम तो उनको पूरी आज़ादी दे सकते हैं कि चलो गोल रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे नहीं पता लड़कियों का। मेरी बेटी आर्किटेक्ट है। अच्छा, तो उसका भी ये था कि जब शादी का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने बाकायदा ऑफिस से आके वो किचन में लगती थी कि वो सुरखरू रहे। अच्छा, सुरखरू होने से मुराद ये है कि अगर वहाँ पे जाके उससे कोई गलतियाँ होती हैं तो उसमें बदनाम माएँ होती हैं कि माँ ने ये नहीं सिखाया, माँ ने ये नहीं कराया। मैंने हर तरह की आज़ादी दी, लेकिन यहाँ तक कि अब भी मैं उससे वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, अपना किचन दिखाओ, अपना कमरा दिखाओ कितना साफ है। तो ये तरबियत का एक हिस्सा होता है कि ये बार बार सिखाना नहीं पड़ता, वो अंदर से आ जाता है अगर आप दोस्तों की तरह रह रहे हैं बच्चों के साथ। लेकिन आपकी इसमें जो एक बात इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपने बाकी भी पूरी आज़ादी दी थी, पूरी। अगर आप अपनी बेटियों को, लड़कियों का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, इस बारे में कह सकते हैं, और हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हम ये देखते हैं, सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पढ़ाई के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी तो जिंदगी की जाहिर है सारी अहम चीजें वो भी होनी है, वो होंगी, लेकिन उसको उस बॉक्स में बंद नहीं कर रहे कि और कुछ नहीं है, बस यही है। बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कहीं गलत हो रहा है तो उसके लिए लड़ना भी सीखो तुम। मैंने तो यहाँ तक तरबियत दी कि ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जैसे पहले ज़माने का कॉन्सेप्ट था कि मरना है, जीना है, जो भी, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने तो यही सिखाया कि इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि आप अपनी फ़ाइट खुद कर सके। अच्छा, आप लोग शूट्स के दौरान, क्योंकि काफ़ी वक्त भी होता है, बैठे होते हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं, उस दौरान आप लोग क्या करते हैं ये बताएं? मैं तो सो जाती हूँ। सीरियसली? मैं सो जाती हूँ। नींद आ जाती है। जब आपको इतना कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हो ना, तो फिर आ जाती है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि कैसे कोई सो सकता है कहीं पे भी, अब मैं तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी सो जाती हूँ। माशाल्लाह। नहीं, वैसे ये बात सही है कि जब एक बच्चा होता है इंसान का, तो वो उसको बड़े लवाजमात से यूं सुलाता है और खुद यूं सोता है और सब करता है, लेकिन जब बच्चों की तादाद बढ़ जाए और वक्त ऐसा हो जाए, मसरूफियत ज़्यादा हो जाए, फिर कोई आपके ऊपर गिर रहा है, पड़ रहा है कि आप इतनी सी जगह पे सो रहे हैं मगर आप भी ढीठ बन के सोते रहते हैं।
ये मैंने भी नहीं उठना। हाँ, और बच्चे वही अच्छे होते हैं मुझे ऐसा लगता है जो हर जगह हर सिचुएशन में अपनी नींद ले लें। लाइट जल रही हो उनको परवाह नहीं हो, शोर हो रहा हो उनको परवाह नहीं हो। नहीं, वो तो ऐसे ही है, हमारी हालत कैसी है वो देखो ना, ऐसी ऐसी हालत है कि वहाँ पर भी कुर्सी पे भी सो सकती है। बिल्कुल, कोने में भी कहीं जगह मिल जाए तो बस मैं तो सो जाती हूँ। नहीं, मैं इससे बहुत मुख्तलिफ हूँ। मुझे तो घर में भी, अपने कमरे में भी, जब तक के बाहर का माहौल भी सोने वाला ना हो तब तक नहीं सो सकती, इसलिए मैं थकती ज्यादा। तो कभी आप लोग आपसे शिकायत नहीं करते घर वाले कि ये क्या बात हुई, आप अपना सो जाया करें, दरवाजा बंद कर लिया करें? सब माहौल, कोई बोले नहीं, कोई बेल ना बजाए उस वक्त, इतनी मुश्किल है मेरी नींद। तो शूट पर तो सोने का सवाल ही नहीं। हाँ, इन जैसी बच्चियों को देखती हूँ, लड़कों को देखती हूँ कि उनके पास अगर एक सीन का भी गैप है तो वो सो जाते हैं। आप क्या करती रहती हैं? मैं बस बैठी रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ और इतने अच्छे रिश्ते, बाज शूट्स ऐसी होती हैं कि इतने प्यारे रिश्ते बन जाते हैं कि वो वक्त गनीमत लगता है कि हम अपने दिल की बातें और हर तरह की बातें कर सकते हैं। तो मैं तो बस यही करती हूँ। और बाज ऐसी होती हैं कि घबराहट होती है कब खत्म होगा ये सीरियल, कब खत्म होगा। बिल्कुल ऐसे हर तरह के लोग हैं हर जगह। लेकिन एक अच्छा मौका ये है कि फिर भी एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि बात करना हमारे यहाँ वैसे भी कम हो गया है। बिल्कुल सही। हाँ, तो बात करने का भी एक मौका रहता है। हाँ। अच्छा, कभी किसी एक्टर या डायरेक्टर से कोई अनबन हुई? मेरा तो इस तरह का कोई नहीं है, हर तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ। आपके साथ तो प्यार से सारा। प्यार से। हाँ, अब नेगेटिव अम्मी भी नहीं बनती ना, सास बनती हैं, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं गया। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइमिंग्स के हवाले से कभी हो जाती है, मतलब अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है। क्योंकि असल रीजन ये होता है कि जब हम बिल्कुल स्ट्रेस आता है ना जब काम का, तो हर एक का मूड जो है वो स्विंग हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है, तो उस वक्त फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है। अदरवाइज ये कि अच्छा मेरा ये कि 10 बजे के बाद अगर कोई कहे 15 मिनट भी लेने को, तो वो नहीं दे सकता। यही सब सारी 10 बजने में 5 मिनट हैं अगर, तो बस खत्म कर दो। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। जी उठा पाकिस्तान में दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वापस आके इनसे पूछेंगे कि घरेलू जिम्मेदारियां इन पे क्या क्या हैं या क्या क्या रही हैं, क्या क्या इन्होंने किया है। क्योंकि टीवी पे तो आपको नजर आते हैं ना, बड़े सूटेड बूटेड बैठे हैं, तो ऐसे लगता है कि इनको क्या फिक्र होगी, इनको कोई फिक्र ही नहीं हुई अपनी जिंदगी में। लेकिन क्या फिक्र हुई, क्या काम किया, मेहनतें क्या क्या की, वो हम जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। और जी उठा पाकिस्तान में आज फायजा कुरैशी और सबीहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे गपशप लगा रहे हैं। वैसे सबीहा जो नाम है ये फिल्म इंस्पायर्ड है? हो सकता है ना? इसलिए कि मैं उसी दौर की पैदाइश हूँ। तो हो सकता है कुछ। नानी दादी का भी चक्कर था, एक ने समीना रखा था। अच्छा, मेरा जो मतलब वैसे फिल्म स्टार सबीहा बहुत पसंद की जाती है। हो सकता है यही बात हो। हाँ, सही। अच्छा, ये मैं आप लोगों से दोनों से पूछ रही थी कि आप लोग, क्योंकि जाहिर है हम सब लोग टीवी पर एक ख़ास तरीके से आते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो ये चीज़ तो उन्होंने सोच रखी होती है कि खाना तो ये बनाते ही नहीं होंगे, आता ही नहीं होगा। तो क्या आपके फायजा क्या सूरत हाल है आपके हवाले से? और आप ये बताइए कि ज़िंदगी में आपने कितनी मेहनत की है, या कोई ऐसा वक्त आप बताना चाहें कि जिसमें आपने बहुत मेहनत की, वो मेहनत में क्या क्या था, क्या क्या घरेलू मेहनत जो होती है ना इंसान की? नुसरत, खाना बनाना मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, और इत्तेफाक से कुछ इस तरह का सूरत हाल रही कि बाकी ज़िम्मेदारियां मुझ पे ज़्यादा रहीं, कुकिंग मैंने कम की है। लेकिन टफ़ टाइम की अगर आप बात करें तो बहुत गुजारा, और बहुत शदीद गुजारा, ऐसा नहीं है। कुछ जॉब्स मैंने ऐसी की जो एविएशन लाइन की जॉब्स थी, और उसमें 3 बज जाते थे घर आते आते, और उसके बाद सुबह जब बच्चों को स्कूल भेजना होता था तो वो सिर्फ 2 घंटे या इस तरह की नींद होती थी, और फिर उठ के सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, तो बड़ा टफ़ टाइम था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं लिटरली, एविएशन ऑब्वियसली सारा यूनिफॉर्म वाली जॉब्स होती हैं, तो उसी यूनिफॉर्म में मैं सो जाती थी।
उसी तरह एग्जैक्टली बस मैं आती थी और एक जगह टिक के और बस मैं सो जाती थी। मुझे नहीं होता था कि मैंने यूनिफॉर्म भी चेंज करना है। तो टफ टाइम और उसी में फिर आपको करना होता होगा, बाकी भी घर को तो मैनेज करना होता होगा, घर को मैनेज करना आप... और एक टाइम ऐसा होता है हमारी एज का आप कह लें या एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जब हमें होता है कि हर चीज़ हमारी अपनी जगह पे रखी हुई हो, सारी चीज़ें मैनेज हो, कोई चीज़ आपकी मिसमैनेज ना हो, बच्चे भी आपके बिल्कुल परफेक्ट हो, आपका घर भी परफेक्ट हो, किचन भी आपका बहुत अच्छा हो। तो इस तरह का भी एक अब जाके मुझे समझ में आता है कि जैसे नींद का मामला हो गया है कि अब कोई कुछ भी कर ले आप सोते रहें, तो अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया है तबीयत में कि अच्छा चलो ठीक है ये चीज़ इधर रखी हुई है या छोड़ दो, लेट गो कर दो। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था कि बस हर चीज जगह पे हो, तो बस वो आपने अपने लिए भी उसको भी मुश्किल बनाया हुआ होगा, मतलब आपको ब्रेक नहीं मिलता होगा ना, ब्रेक नहीं मिलता और उसमें फिर नींद भी नहीं पूरी होती थी, फिर बस जिंदगी लगती बस भाग रही है ऐसे। जी सबिया साहब, फायजा की इस बात से एक बात मैं भी उसमें शामिल करूंगी कि इस हद तक हम लोग हो जाते हैं, मतलब बाज़ लोग, सब नहीं, कि अगर वॉशरूम की चप्पल भी टेढ़ी रखी है तो वो रात को सोने से पहले वो भी सीधी हो, और उसके बाद किचन के दरवाजे पे खड़े होके देख रहे हैं कि कोई चीज़ फैली हुई तो नहीं है, सब सिमटा हुआ है, सब कुछ सही है। तो इस हद तक तो हमने भी किया, लेकिन शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं तो टफ होती है, इसलिए कि हमें घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। मैंने जॉब भी की उस वक्त, तो वो भी करना है। अच्छा, जब आप बच्चों के साथ आती जाती थी फिर घर आके कुछ कुकिंग वगैरह करती थी? मैं ही करती थी। अच्छा। हाँ, तो बल्कि अब तो बिल्कुल मेरा हफ्तों महीनों जाना नहीं होता किचन में, एक तो टाइम नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है, मेरी 2 बहुएं हैं, बहुएं तो रिश्ते बना दिए हैं, लेकिन वो मेरी बेटियां हैं दोनों, और जो मेरी कुक है, अगर मैं घर पे होती हूँ तो वो दोनों मुझे किचन में जाने नहीं देती हैं। अच्छा। बिल्कुल नहीं, आपकी छुट्टी, आप आराम कीजिए। तो बहुत कम ऐसा होता है कि बेटे कभी फरमाइश करें आपने बहुत दिन से वो नहीं पकाया, ये नहीं पकाया, तो चली जाती हूँ, लेकिन मुझे कुकिंग का बेहद शौक है। अच्छा, वैसे आपको जाहिर है सब आता होगा बनाना, सारी ये जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेस हैं, निहारी पाए, ये बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बनाती रही हैं? हाँ, अभी भी बनाती हूँ ऐसी चीजें, फिर मैं ही बनाती हूँ। ग्रैंड चिल्ड्रन हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6। माशाल्लाह। वो कभी फरमाइश करते हैं या खाने के अलावा भी कोई फरमाइश करते हैं आपसे? भाई पोती तो मेरी हर वक्त फरमाइश करती हैं। एक दिन रमज़ान की ही बात है, कहने लगी कि दद्दा मुझे वो कलेजी खाना है। अच्छा। मैंने कहा कलेजी इसको कहाँ से याद आ गई, इतनी छोटी सी बच्ची। पूछते रहे वो कोविड का ज़माना था। हाँ, पूछती रही उससे कि कहाँ से, फिर कहने लगी वो ऑरेंज कलर की होती है, गोल गोल होती है। तो मुझे ख्याल आया, मैंने पूछा जलेबी, कहनी जी जलेबी। अच्छा। तो मुझे आती थी। अच्छा। हाँ, फिर मैंने बना के दी उनको प्लेट भर के। माशाल्लाह जलेबी भी बनानी आती है आपको घर में? वाह वाह। भाई मेरी जो कुक है वो जब बाहर से आती है तो ज़ाहिर है कि और सब लोगों से मुलाकात होती है, तो उससे सब पूछते हैं क्या ये खाना भी पकाती हैं, क्या ये घर में तैयार रहती हैं इसी तो वो यही कहती है घर में देखोगी तो पहचानोगी नहीं। हाँ, वाकई। क्योंकि हम लोग मेकअप करके तैयार होके इतना थक जाते हैं कि फिर दिल नहीं चाहता। बिल्कुल, यहाँ तक कि अगर कभी फैमिली के साथ बाजार जाना है हमें, तो मेरी बहू कहती रहेगी अम्मी आपसे इतने लोग मिलते हैं आके, अम्मी कुछ तो चेंज कर लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए। नहीं बेटा बहुत लगा ली अब नहीं। सही कह रही हैं, ये बिल्कुल बड़ी ये हकीकी वो बातें हैं जो हम सबकी जिंदगियों में हैं, और हम सब ऐसे ही होते हैं। घर में तो हम सब वैसे ही पूरा दिन जो नाइट सूट में और जूड़े में बिल्कुल ऐसे है। मतलब घर वाले तंग आके कभी कभी मुझे बहुत गुस्से में ये बात सुनने को मिलती है, हमारे लिए भी तैयार हो जाए करो। अम्मा को कोई घर में देख ले कोई पहचानेगा भी नहीं, कोई नहीं पहचानेगा। और बाजार जाने में भी यही है कि अक्सर जैसे हैं, मैं तो अक्सर कभी थोड़ा छोटा मोटा काम हो तो कभी अबाए में भी चली जाती हूँ स्कार्फ बांध के, तो अम्मी मेरी कहती हैं कि देखो लोग पहचानेंगे। मैं कोई नहीं पहचानता। वहां जाओ अगर हो जाए वाकई एनकाउंटर ऐसा। मैं तो इतनी हैरान होती थी कोविड के जमाने में कि मास्क भी लगा हुआ है, ग्लासेस भी लगे हैं, फिर कैसे पहचान जाते हैं? आप लोग तो खैर बहुत काम कर चुके हैं नुसरत। मैं तो अभी इतना मैंने काम भी नहीं किया है। अभी मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर ग्रोसरी करने गई, तो मैं जब घर आई तो मेरे फेसबुक पे मैसेंजर पे मैसेज आया था कि हमेशा हमने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, आज हमने आपको जो है वो ग्रोसरी स्टोर पे देखा। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई उस समय कि किस हाल में मैं गई थी, आइंदा मैं तैयार होके जाऊंगी। सही बात है। और
और ब्रांड्स जो हैं ये ब्रांडेड चीजें और इस तरह तैयार होना और उस तरह तैयार होना, मेरे ख्याल में हमने ओकेजन्स के लिए रख दिया होता है। आम तौर से घर में तो कंफर्ट मेरे ख्याल में ज्यादा हमारे अब जिंदगी में आ गया कि कंफर्ट रहना चाहिए, बिल्कुल ये सुकून मिले, मतलब हम अपने काम के लिए फ्रेश हो सके, हमें ये रहता है कि हम घर में सुकून से रहें, बहुत आराम से लिबास। हाँ, ऐसे होते हैं कि सालों रखे रहते हैं कि वो जाहिर। अच्छा, अब क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें एक बात तो पूछनी रह गई जो हम पहले कर रहे थे कि साड़ियों की बड़ी कलेक्शन है आपके पास। पूरी एग्जीबिशन कर सकती हैं साड़ियों की, ये मैं बता दूं आपको। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आम जिंदगी में भी साड़ियाँ ही पहनती हूँ। ड्रामों में होता है कि शलवार कमीज पहन लेती हूँ, तो साड़ियों का ये कि जहाँ से जो ला रहा होता है ना वो मुझे सबसे पहले कॉल करता है कि भाई इंडिया से साड़ियाँ आई हुई हैं, फलां जगह से साड़ियाँ आई हुई हैं, तो सबसे पहले मैं जाके लेती हूँ। और कहती हैं कि मैं अपने बंडल्स बना लेती हूँ, फिर वो कबर्ड में रखती हूँ, उनमें से पहनती हूँ, फिर उनको वापस रख के दूसरा बंडल आता है, फिर उनमें से पहनती हूँ। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी बरकत रखे इन तमाम चीज़ों में और ऐसी आप लोगों को खुशहाल रखे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मज़ा आया, क्योंकि वही ईद के बाद से ईद वाली ही फील होती है इंसान की। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, और आप लोग आते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। आपके साथ बहुत घर का माहौल लगा, एक ये वाला भी ईद का माहौल लगा। बिल्कुल, थैंक यू। सो विद दैट आई होप कि आपको भी ये गुफ्तगू और ये दोनों मेहमान बहुत वैसे भी आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन आज गुफ्तगू करके दिल की बहुत सी बातें की, तो आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।